ट्रू आई एस एंड पी सी एस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जर्नल एक इंट्रोडक्शन तो जान लिया था विजयनगर एम्पायर के बारे में, और कर्नल कॉलिन मैकेंजी के जो इनिशिएटिव्स थे, जो एफर्ट्स थे, जिसकी वजह से विजयनगर एम्पायर के बारे में हमें पता लगा कि हाँ भाई ये भी कोई एम्पायर था और इतना महान एम्पायर था। तो इसको थैंक यू बोलते हुए बस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हमारा रियल चैप्टर स्टार्ट होता है। रायस, नायक एंड सुल्तान। आप ऐसा मान लो, जब भी विजयनगर एम्पायर के ऊपर कोई भी खतरा मंडराएगा ना, यानी कि आप हिस्ट्री रिकॉल करना चाह रहे हो अपने दिमाग के अंदर, विजयनगर एम्पायर के बारे में आप सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो कि हाँ भाई ये लोग कल्चर को लाइक करते थे, मंदिर की पूजा करते थे, मंदिर बनवाते थे, पंपा देवी थी, हवन करवाते थे, संगीत लिखते थे, संगम लिटरेचर के दीवाने थे। आप सारी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो। जब भी विजयनगर एम्पायर के रूलर्स के ऊपर शनि भारी हुआ है, साढ़े साती लगी है जब भी इनके ऊपर, तो वो ना एक ट्रायंगुलर सरदर्दी रही है इनके ऊपर। कैसे? विजयनगर एम्पायर के ऊपर कोई खतरा नहीं रहा एक्सेप्ट दिस ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट। एक तरफ राया, दूसरी तरफ नायक्स, तीसरी तरफ सुल्तान। आगे बढ़ने से पहले एक चीज बखूबी तरीके से क्लियर कर देना चाहता हूं। ये सुल्तान नॉर्थ इंडिया वाले सुल्तान नहीं है, मतलब दिल्ली सल्तनत वाले या कैसे भी करके कोई, ये मुसलमान शासक तो हैं, लेकिन यही इस चैप्टर की ब्यूटी है कि पहली बार हमें जानने को मिलेगा कि दक्षिण भारत के अंदर भी मुसलमान शासक रह रहे थे। जी हां, रह रहे थे। कहां तक रह रहे थे? महाराष्ट्र के हिस्से तक रह रहे थे, जो कि विजयनगर एम्पायर के ऊपर ना, आप ये मान लो कि देखो महाराष्ट्र ऐसे करके अगर आप देखो, महाराष्ट्र यहां पर कुछ, ये पूरा विजयनगर एम्पायर, ये ऊपर से सरदर्दी करते थे, ऊपर से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ओडिशा किस तरफ है, ईस्ट साइड के वेस्ट साइड? जो मैंने डायग्राम बनाया है पेनिनसुलर इंडिया में, जल्दी बताओ। ईस्ट साइड ना। यहां एक और रूलर थे, ये ऊपर से सरदर्दी करते थे। लेकिन भैया जब हवन होता था या कोई मंदिर बनवाया है, किसी देवी या देवता की आराधना हो रही है, तो ये सबको ऑफर देंगे। ऑब्वियसली बात है, सुल्तान को भी बोलते होंगे लेकिन मुसलमान रूलर क्यों आएगा हवन में बैठने। लेकिन जो भी उड़ीसा के रूलर्स या आसपास के रूलर जो कि ऊपर की साइड है, मतलब आप समझ रहे हो, विजयनगर एम्पायर के ऊपर ही नॉर्दर्न एंड पे ही कोई ना कोई खतरा मंडराएगा इनके। मतलब विजयनगर एम्पायर खुद अपने आप में, अगर सिर्फ इसकी लोकेशन की बात करो, ये दक्षिण साइड पर और ये भी नॉर्थ साइड पर, इसके ये भी नॉर्थ साइड पर, सर के ऊपर मंडराते थे ये दो खतरे। ये इनके ऊपर शनि की तरह भारी थे। बार बार जब भी तिगड़म चलती थी दक्षिण भारत के अंदर, 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में जब भी लड़ाइयां हुई हैं, देखो चैप्टर का नाम 14 टू 16 सेंचुरी, ठीक है, जब भी ये लड़ाइयां हुई हैं तो ये तीन लोग आपस में एक साथ भिड़े हैं। एंड बस आप ये ट्रायंगुलर वाला जैसा मैंने डायग्राम बनाया, अंबर और बाकी सब लोग, बस आप ये बनाकर आ जाओगे ना, कभी भी विजयनगर एम्पायर में कोई भी कंफ्लिक्ट वाला एंगल पूछा गया अगर आपसे क्वेश्चन में, आपको बहुत प्यारे नंबर मिलेंगे, मेरी पर्सनल गारंटी। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन एंड एपिग्राफिक एविडेंस, जितना भी इतिहासकार जुटा पाए हैं, अब विजयनगर एम्पायर में मैं बार बार कृष्णदेव राय कृष्णदेव राय कृष्णदेव राय बोल रहा हूं, तो क्या ये फाउंडर था? जी नहीं। विजयनगर एम्पायर ना बहुत टाइम पहले 1336 में दो भाइयों के द्वारा फाउंड करा गया था। एक का नाम था हरिहर राय, दूसरा का नाम था बुक्का राय। क्या बोल रहा हूं मैं? आप कहोगे ये राया कहां से आप बोल रहे हो? हरिहर राय, दूसरे भाई का नाम बुक्का राय। ये दो भाई थे। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा आ सकता थी कि हरिहर एंड बुक्का राय ने इनमें से क्या फाउंड करा था। कोई सा भी अनशंड एम्पायर आपको दे देंगे कि मान लो कि साउथ के कोई एम्पायर उन्होंने आपको दे दिए, चोला, चेरा, पांड्या या विजयनगर, तो आंसर क्या होगा? विजयनगर। ठीक है। ये जो एम्पायर था, इसके जो फ्रंटियर्स थे शुरू शुरू में, और जो लोग यहां पर रहते थे, शुरू शुरू में फ्लक्चुएटिंग था। फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या कि कभी हिस्सा छिन जाता था, कभी दोबारा ले लिया जाता था, फिर कुछ हिस्सा किसी ने छीन लिया, फिर दोबारा उससे लेना पड़ा। तो शुरू शुरू में, जैसे जब आपको भी पता है कोई कोई नया एम्पायर बनता है तो दुश्मन बहुत हर तरफ से हावी होते हैं। इतिहास के पन्नों में हम ये वाली चीजें जानते हैं। तो सेटल होने में कुछ डिकेड्स लगते हैं।
ये सेम, ये एम्पायर भी ऐसे ही कुछ पूरे के पूरे अपने नसीब के साथ गुजरा है इतिहास के पन्नों में। यहाँ पे लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। ठीक है, ये जो अलग अलग भाषाएं बोलते थे ना, ये वाली बात मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दी है। नंबर 1 तेलुगु, नंबर 2 कन्नड़, नंबर 3 तमिल, नंबर 4 संस्कृत। एंड अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सुल्तानों के साथ अगर भिड़प थी तो क्या हम ये मान सकते हैं कि विजयनगर एम्पायर वर फैमिलियर विद द इस्लाम रिलीजन? फैमिलियर की बात कर रहा हूं मैं, बात ही नहीं कर रहा कि बेइज्जती करते थे, कि इज्जत करते थे, कि बुलाते थे कि नहीं बुलाते थे। फैमिलियर थे कि नहीं थे? थे। यस, तो एक एंगल अपने नोट्स में डाल देना कि विजयनगर एम्पायर वर फैमिलियर विद द इस्लाम ऑल्सो, डाल लेना है। देखो भाई, क्वेश्चन आए ना आए, मैं सिर्फ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे ट्रेंड बनाने की कोशिश नहीं करता हूं। मैं ऐसा ट्रेंड बनाने की कोशिश करता हूं अपने डिस्कशंस में कि भैया क्वेश्चन कुछ भी आए, अगर हमने वो टॉपिक प्रिपेयर कर लिया ना, तो हमारा वो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। एग्जाम कोई सा भी हो, उसके बियॉन्ड जाकर उसका किसी भी पर्सन का कोई दिमाग ना चल पाए, वो चाहे जितने मर्जी काजू बादाम अखरोट खा ले। तो ऑन द नॉर्दर्न फ्रंटियर विजयनगर जो किंग्स थे, उनका कंपटीशन चलता रहता था कंटेम्पररी रूलर्स के साथ। अब क्वेश्चन देखो अपने आप में ये बन सकता है, और कंटेम्पररी वर्ड के ऊपर कि कौन किसका कंटेम्पररी है, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने साल 2018 में और 19 में लगातार पूछा प्रीलिम्स के अंदर, यू कैन चेक। ठीक है, तो हालांकि रूलर्स के ऊपर नहीं था, लेकिन वो क्वेश्चन कंटेम्पररी वर्ड पे था। कंटेम्पररी 2 साल लगातार वो क्वेश्चन आए और दोनों में आंसर गलती, मतलब जो ऑप्शंस थे वो गलती थे। ठीक है, लेकिन इससे ये कोई ट्रेंड नहीं बन जाता कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी वो गलती पूछेगा, पता होना चाहिए आपको। तो कौन थे कंटेम्पररी रूलर्स? डेक्कन में सुल्तान, एंड उड़ीसा में गजापति रूलर्स। ठीक है, उड़ीसा में कौन? गजापति रूलर्स। तो अगर ये जो ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट है, अगर मैं इसको अब एक स्पेशल नाम दे दूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? एक तरफ कौन? विजयनगर एम्पायर, दूसरी तरफ कौन? गजापति रूलर्स, तीसरी तरफ कौन? दक्कन के सुल्तान। अब देखो, बार बार ये बुक आपको ना दक्कन के सुल्तान, दक्कन के सुल्तान, दक्कन के सुल्तान इसलिए बोलेगी ये चीज क्लियर करने को, क्योंकि भाई साहब ये दिल्ली सल्तनत वाले सुल्तान नहीं है, ये मुगल एम्पायर वाले सुल्तान नहीं है। जितने मुसलमान रूलर्स नॉर्दर्न इंडिया में थे जिनका एम्पायर था दिल्ली सल्तनत के, कुछ भी आप मान लो, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, मुगल एम्पायर, ये वो वाले सुल्तान नहीं है। मुसलमान शासक जरूर हैं ये, लेकिन दक्षिण भारत में अपना अड्डा बनाकर रह रहे हैं और नाक में दम कर रखा है विजयनगर एम्पायर के रूलर्स के। क्यों लड़ते थे भाई? क्या दिक्कत थी इन तीनों को? क्या किस बात के ऊपर भिड़प होती थी? जो फर्टाइल रिवर वैलीज है उस पर कंट्रोल चाहते थे, खेती बाड़ी को पनपने के लिए, ओवरसीज ट्रेड करने के लिए। और ये जो फर्टाइल रिवर वैलीज थी, यहाँ से जो भी रिसोर्सेज जनरेट होते थे उसको छीनना चाहते थे एक दूसरे से, ताकि जो समुद्री व्यापार जो होता है दूसरे देशों के साथ, और जिससे जो आमदनी आती है जो कि इनके एम्पायर की प्रॉस्पेरिटी में 4 चांद लगा देती है, वो पूरा का पूरा कब्जा हमारे ऊपर आ जाए। अगर हमें ये दो आपका हिस्सा मिल गया, वो दो आपका हिस्सा मिल गया, अरेबियन सी का ये वाला हिस्सा मिल गया, बे ऑफ बंगाल का वो वाला हिस्सा मिल गया, दक्षिण भारत में इंडियन ओशन का ये वाला हिस्सा मिल गया, बस इसके लिए भिड़प होती रहती थी। लेकिन ये वाली भिड़प कोई नई बात तो नहीं है अंकिता। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में तो चोला चेरा पांड्या के बीच में भी चलती थी ऐसी भिड़प, है ना। हमेशा एक बात याद रखना अतिथि, हमेशा सब लोग, जब भी अंबर दक्षिण भारत में साउथ इंडिया रूलर्स में जब भी कोई भिड़प होगी ना, उसके पीछे एक रीजन जरूर रिस्पॉन्सिबल होगा, समुद्री व्यापार, ओवरसीज ट्रेड। क्योंकि वहां लड़ाइयां पानी को लेकर है। क्यों? बिकॉज इट इज ऑल अबाउट पेनिनसुला, तीनों साइड घिरे हुए हैं किससे? पानी से, नदियों से, ओशन से, सीज से, इस वजह से। ठीक है, एट द सेम टाइम जो इंटरेक्शन था इन तीनों स्टेट्स के बीच में, विजयनगर, डेक्कन सुल्तनत, डेक्कन सुल्तनत कोई वर्ड नहीं होता, डेक्कन सुल्तान्स एंड गजापति रूलर्स, इनके आपस में आइडियाज शेयर होते थे, स्पेशली आर्किटेक्चर की फॉर्म में। तो ये देख रहे हो, इस चीज को आप क्या कहोगे? एक हम्बल नेचर नहीं कहोगे? बताना जरा विजयनगर रूलर्स का।
वैसे लड़ रहे हैं, लेकिन जब भी कोई मंदिर वगैरह बनवाना है, कुछ भी बनवाना है, तो गजापति रूलर को फोन कर दिया कि परसों मान लो कि तोपे चला कर आए एक दूसरे के ऊपर, और वहां जाके मतलब आप बस समझ जाओ कि उधर चिट्ठी लिख दी कि भाभी जी भैया को भेज देना, मंदिर बन रहा है, जरा देख लेंगे कि सही बन रहा है कि नहीं बन रहा, सारी चीजें ठीक से हो रही कि नहीं हो रही है, उसके लिए आपस में चले आते थे एक दूसरे के लिए। तो यानी कि अंकिता ये कैसे थे, अतिथि कैसे थे ये, हैं? अच्छे वाले रूलर्स नहीं कहते इनको अतिथि, इनको कहते हैं जूताखोर, जूताखोर, थूक कर चाट लेना। ठीक है। उसके बाद जो, यार वो इसलिए क्योंकि ना वो, जैसे आप देखोगे अभी मैं बताऊंगा, गजापति रूलर्स वगैरह इनके भी बहुत अच्छे अच्छे मंदिर बनते थे। तो ये जब धर्म की बात आती है ना, तो साउथ इंडियन सारे यूनाइट हो जाते हैं, पता है। आज भी होता है। अरे लेटेस्ट इशू देख लो अतिथि, ये मैं बताता हूँ। यार ये सबरीमाला का जो इशू था, भाई इशू है वो शाइनी केरला का, और जोड़ा हुआ है पूरा दक्षिण भारत उस इशू को लेकर। हाजी अली दरगाह का इशू मान लो, चलो एक एग्जांपल दे रहा हूं, मुंबई का इशू है, और वो भी मरीन ड्राइव के पास, अंकिता आप तो जानते ही होगे। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान बेकाबू रखे हैं उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की क्या वर्डिक्ट आएगी। यहां पर बात ना एक यूनिटी और बॉन्डनेस की है, और यहां पर ये चीज ये मानते थे कि भैया लड़ाई का एंगल कुछ और है, धर्म के बेसिस पर और रीति रिवाजों के बेसिस पर ये चीज हमारे बीच में लड़ाई और भिड़प नहीं होनी चाहिए। और सामने वाले भी जूता खोरते तभी वो उनकी बात मान रहे हैं। हाँ एक जन, बस एक जन जो था वो आस्तीन का सांप था, क्योंकि गजापति रूलर्स बीइंग हिंदू रूलर्स वो तो इनके साथ हो सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर जो सुल्तान थे, डेक्कन सुल्तान, वो नहीं मानते थे, क्योंकि वो कट्टर मुसलमान थे, और वो इनको ध्वस्त करके ही छोड़ेंगे। अभी हम देखेंगे आगे जाके वो पूरी कहानी क्या थी। वो आस्तीन के सांप थे बहुत बड़े, मतलब ये अगर अच्छा नेचर एक बार को दिखा भी लेना, तो वो ऐसे थे कि पीठ में छुरा भोंकने वाले। ठीक है। तो उनका रिलीजन था हिंदुज्म, और प्रॉपर तरीके से अगर हम बात करें तो वैष्णविज्म। ये जो आपको पता है ना, मैंने अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो पंपा देवी वगैरह जो थी, ये लक्ष्मी माँ पार्वती का रूप, और शैविज्म वैष्णविज्म मिक्स था वैसे तो। ठीक है। लेकिन कोर रिलीजन अगर ब्रॉडर लेवल से बताऊं तो हिंदुज्म। ठीक है। अशप्रीत, सर बींगा सरदारनी सिखिज्म तो नहीं कहोगे ना, जूड़ी तो नहीं पहनते थे ना ये, पगड़ी पहनते थे क्या? है ना, हाँ। ठीक है, तो अशप्रीत, जस्ट जस्ट होल्ड योर नर्व्स, ठीक है। हाँ हाँ भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ, अशप्रीत समझ गई मैं उससे क्या बोल रहा था। जो रूलर्स हैं विजयनगर के, दे बोरोड कंसेप्ट एंड बिल्डिंग टेक्निक्स विच दे देन डेवलप फर्दर, ठीक है। देख रहे हो टर्म बोरो। अब मैं एक ब्यूटी दिखाता हूं आपको। अब दोस्तों मैं एक बात बताता हूँ, जब भी ब्रॉड लेवल के यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन पूछता है, आप इसको एक बार देखो जरा, ये क्वेश्चन देखो, द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव is not only an interesting feature of Indian society from is not only an interesting feature of Indian society from very early times, but it is also playing an important part at the present. Elaborate. ठीक है। उस टाइम पर बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस चल रही थी, हाजी अली दरगाह का इशू, सबरीमाला का इशू, साल है 2017। ठीक है। अब ये जो स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस है, एग्जाम्पल के तौर पे डालना ही है मुझे भाई, अपना टाइम बचाना है, मेरे को नहीं आ रही बहुत सारी चीज़ें याद। क्या मैं ये नहीं डाल सकता? लड़ाइयाँ चलती थी लेकिन फिर भी कंसेप्ट बोरो करा किसका, बिल्डिंग टेक्निक्स, और उसके ऊपर फिर अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड करी फर्दर। नहीं है ये टॉलरेंस, नहीं है क्या? वैल्यू नहीं है टॉलरेंस की, है कि नहीं? बताओ, है ना? क्या पता चलेगा हमें? नहीं 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 नहीं, ये बेसिकली एक ऐसा क्वेश्चन है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें कोई ना सही है ना कोई गलत है, ये हमें खींचते हुए लेकर आना है। ये इसमें पता है आपको क्या करना था? एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से आते हुए 2017 तक सारी बातें आपको लिखनी थी, एंड मजाक की बात ये थी 150 वर्ड्स आपके पास स्कोप था। यही ब्यूटी है, जो इसके ऊपर होमवर्क नहीं करेगा, जो ये सोच रहा है कि ये अरे किताबें रट ली, ये रट ली, ये पेजेस कर लिए। मैं इसलिए आपको एनालिसिस देता हूँ, एक एक पैराग्राफ के ऊपर एक एक घंटा क्यों बिता रहे हैं हम लोग। हर एक लेवल से ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का प्रिपेयर है, नंबर आपके पेपर में भी ऐसा ही है, आपका पेपर भी कोई यूनिक नहीं है।
ठीक है। उसके बाद ये चीज समझ में आ गई। तो टॉलरेंस एज अ वैल्यू यहां पर याद रखना, एंड टॉलरेंस एज अ वैल्यू को और हम्बलनेस एज अ वैल्यू को विजयनगर एम्पायर के रूलर्स के साथ मिक्स करते हुए जस्ट मेक अ नोट ऑफ जीएस पेपर 4 ऑल्सो, एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ठीक है। उसके बाद एक टर्म है कि ये क्वेश्चन आ सकता है एमपीपीएससी में या कहीं पर भी, एंड सौगंधा है यहाँ पर। सौगंधा 2023 में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि यूपीएससी पूछ ले कि कर्नाटका साम्राज्य मुंह किसे बोला जाता था इतिहास के अंदर। और कुछ भी आ सकता है कि डेक्कन सुल्तान को बोला जाता था, गजपति रूलर्स को बोला जाता था, चोला को बोला जाता था, चेरा को बोला जाता था, पांड्या को बोला जाता था, विजयनगर एम्पायर्स को बोला जाता था। विजयनगर एम्पायर देंगे भी नहीं, बोलेंगे रायस को बोला जाता था क्या, नायक्स को बोला जाता था क्या, गजापति को बोला जाता क्या, अश्वपति को बोला जाता था क्या। अब आप कहोगे भाई ये सारे नाम आप कहाँ से बोल रहे हो, आएंगे अभी इस चैप्टर के अंदर। लेकिन कर्नाटका साम्राज्य में यूपीएससी को टर्म्स पूछना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। तो हिस्टोरियंस कहते हैं विजयनगर एम्पायर के रूलर्स ने कभी भी अपने आप को विजयनगर का बोला ही नहीं, वो अपने आप को एक टर्म बोलते थे, वी आर कर्नाटका साम्राज्य मुंह। ये चीज याद रखना। एंड कर्नाटका साम्राज्य मुंह का दूसरा नाम क्या है, विजयनगर एम्पायर रूलर्स। नंबर 1 कर्नाटक साम्राज्य मुंह, दूसरा विजयनगर एम्पायर रूलर्स, तीसरा नाम क्या है इनका, रायास। इनका सरनेम था रायास, याद रखना, इसलिए मैंने आपको बोला बुक्का राया एंड हरिहर राया, इनका सरनेम था रायास। इसलिए ये रायास एक कॉमन सरनेम था, ये जो फॉलो करते थे, हरिहर राया, बुक्का राया, कृष्णदेव राया। ठीक है। तो ये 3 नाम है इनके कर्नाटक साम्राज्य में ओरिजिनल नाम। इतिहासकार बोलते हैं विजयनगर एम्पायर के रूलर्स, ये तो बनता ही नहीं, कोई क्वेश्चन बकवास है, रायास। ठीक है। इतनी बातें आई थिंक आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, साउथ इंडिया में ना एक परंपरा है कि मंदिर जो है ना, देख रहे हो, ये पीछे मंदिर है, ये जो मैं एरो लेकर आ रहा हूं ना, यहां से यहां, ये है मेन टेम्पल। तो यार ये जो, अगर आप मतलब देखना मेरा एरो, ये देखो, आप कह रहे हो कि ये पीछे वाला जो मैं फोटो में दिख रहा है, इसके पीछे, मतलब इसके पीछे जो चीज खड़ी हुई है वो मेन टेम्पल है। तो ये जो इतना बेहतरीन नक्काशी करके जो हमारी इमेज के सामने ये जो स्ट्रक्चर है इतना बड़ा, ये क्या है, दक्षिण भारत में ना टेम्पल आर्किटेक्चर की एक स्टाइल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सारी की सारी जो स्टाइल है, ये जो है ना, ये ऐसे करके, ये और ये क्या है बेसिकली, संदूक। वहां पर जो टॉप होता है ना मंदिरों का, वो पॉइंटेड नहीं होता, वो कोनिकल नहीं होता, वो फ्लैट होता है, वो फ्लैट होता है। एंड ये होता है संदूक। इसकी रेलेवेंस बता देता हूं। जब भी कोई संदूक ऐसी चीज होती है, कोई भी आपने देखा होगा संदूक में, अंबर ध्यान से समझना इस एनालिसिस को। ठीक है, अच्छी सी दिखा देता हूं मैं संदूक आपको कोई। ये रही, बिल्कुल ऐसे ही मंदिर का टॉप लग रहा है हमें विजयनगर एम्पायर में जो भी हम देख रहे हैं। आपको ये संदूक मिल जाए, हमारे दिमाग में बचपन से कार्टून वगैरह को देखकर क्या आता है कि अगर मैं इसे खोलूंगा इसके अंदर से क्या निकलेगा, है ना, सोना चांदी अशरफियां, है ना, यही होगा ना, चमकते हुए पता नहीं गहने वहने, पता नहीं क्या क्या निकलेगा, यही होगा। अब बेसिकली ना दक्षिण भारत के अंदर ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है, ये बेसिकली संदूक की तरह बनाया जाता है। एक मैं ये वाली एनालिसिस में यूनिक दे रहा हूँ, नितिन सिंघानिया के 4th एडिशन में भी आर्ट एंड कल्चर में भी गिवन नहीं है वाली चीज़, ठीक है ना, फाइन आर्ट्स की किसी बुक में मिलेगी, चाहे पूरी पढ़ के देख लेना वाली, चाहे पहले ही चैप्टर है आर्किटेक्चर उसका, मंदिरों के लिए मिलेगी नहीं। ये एक हायर लेवल की रिसर्च, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आपको बहुत इंप्रेसिव मार्क्स दिलवा सकती है। संदूक, संदूक बेसिकली है ये सोना तिजोरी वगैरह ये वो करके। ओके, अब मेरे को एक बात बताना जेन्युइनली,
पैसे की प्राप्ति अगर मुझे चाहिए तो हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग मैं 36 कोटि में से कौन से देवी देवता को पूछूं मैं अतिथि? अगर मुझे पैसा चाहिए तो कौन से देवी देवता के पास जाऊं मैं हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग? लक्ष्मी। लक्ष्मी के हस्बैंड कौन? विष्णु। और कौन दे सकता है मुझे पैसा? कुबेर तो वो है, होल्डर है। कुबेर की पूजा इसलिए करी जाती है कि आपके पास लक्ष्मी तो आ गई, यू शुड हैव अ टेंडेंसी टू होल्ड इट, नॉट लूज इट। ठीक है। हाँ। और कौन है? आपको प्यार से मांगने पर सब कुछ ही दे दें, दौलत, संपत्ति, इज्जत, सब कुछ। देवों के देव महादेव। महादेव की वाइफ कौन? पार्वती। सारी देवियां किसका रूप? सारी देवियां एक, नहीं 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 नहीं, पार्वती। पार्वती इज द प्राइमरी गॉडेस, उनसे बनती हैं ये नौ दुर्गा, इंक्लूडिंग दुर्गा मां, क्योंकि वो अघोरी की वाइफ है जिनका ना जन्म है ना मृत्यु है, शिव जी। अब क्या है, साउथ इंडिया में क्या आप लोग इतना इतिहास तो जानते होंगे, मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि दो टर्म तो सुनी होगी, वैष्णविज्म एंड शैविज्म, इतना तो सुना होगा। इसमें से अगर आप वैष्णविज्म को ही पकड़ लो, पंपा देवी को ही पकड़ लो, ठीक है, विष्णु जी, लक्ष्मी मां का रूप, शिव जी, पार्वती मां का रूप, ठीक है, मतलब पूरे दक्षिण भारत में पकड़ लो और अभी के लिए विजयनगर एम्पायर में पकड़ लो, और मान लो कि ये वो मंदिर है जिसके बारे में मैंने अभी आपको ऊपर बताया, जहां पंपा देवी वो थी, विरूपाक्षा टेम्पल। मैंने अभी आपको आई थिंक दिखा दिया था इसका नाम, कहाँ गया, मैंने नाम दिखाया था ना, विरूपाक्षा मैंने टर्म यूज करा था ना, वेयर इज दैट टर्म, ये रहा विरूपाक्षा टेम्पल, ठीक है। अब क्या होता है, ये ना बेसिकली मेन एंट्री डोर है, संदूक की तरह जो बनाया जाता है, मैं इसकी एनालिसिस आपको ये दे रहा हूं कि ऐसा माना जाता है कि एंट्री गेट पे घुसते ही, या जो ये मंदिर है इसमें ना आपका पूरा का पूरा खजाना है, ठीक है। यहां पर अगर आप आके आराधना करते हो तो यू विल बी ब्लेस्ड विद द अटमोस्ट वेल्थ ऑफ लक्ष्मी एंड विष्णु अलॉन्ग विद शिव एंड पार्वती, लेकिन जनरली अगर हम लोग बात करें लक्ष्मी मां और विष्णु जी। एंड अगर इसकी एनालिसिस को सही प्रूव करना चाहते हो, एक रिपोर्ट ये कहती है दक्षिण भारत में जो मंदिर हैं, स्पेशली विष्णु जी का एक बहुत महान मंदिर है, आई डोंट नो, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, उसके 7 दरवाजे हैं, वहां इतना सोना और वो रखा हुआ है कि अगर उसके दरवाजे खोलकर भारत की सरकार अगर उस पैसे को हड़प ले, पूरा का पूरा ले ले, वो एक दिन के अंदर हम अमेरिका की जीडीपी को पीछे छोड़ देंगे, एक दिन के अंदर। बस वो दरवाजे खुले, इंडिया वर्ल्ड की सबसे ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी। लेकिन एक सरकार को होल्ड क्या कर लेती है वाली बात, रिलीजियस इशू इज ऑलवेज अ सेंसिटिव इशू। खुलेंगे ऐसी बात नहीं है, जैसे जैसे लोगों में जागरूकता जागेगी, लोग थोड़े से ऑर्थोडॉक्सपन को पीछे छोड़ेंगे और साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करेंगे, डीपीएसपी के अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारे देश में आगे बढ़ेगा, ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन एक मिनट के लिए इस डिस्कशन को साइड हटाते हैं, वापस इसमें फोकस करते हैं संदूक पर। ये जो गेटवेज होते हैं इनको बोला जाता है गोपुरम, या नॉर्मल गेटवे, आपको जो मर्जी कह लो। एंड ये चीज़ क्या शो नहीं करती है, बताना ज़रा, प्रॉस्पेरिटी हमारे देश में पैसों की टर्म्स में कहां पर है, दक्षिण भारत या फिर नॉर्थ इंडिया? नॉर्थ को क्या उत्तर भारत बोलते हैं ना, उत्तर भारत के दक्षिण भारत, बताओ। साउथ इंडिया में ज्यादा प्रॉस्पेरिटी है हमारे देश में, सबसे ज्यादा सोना, गोल्ड, गोल्ड के रिजर्व सबसे ज्यादा हमारे साउथ इंडिया में पड़े हुए हैं। एंड ये चीज ये शो करती है कि गोपुरम को बनाना ना दक्षिण भारत के रूलर्स ने जो भी आज तक इतिहास में करा है बिल्कुल भी गलत नहीं करा है। ये जो इतनी नकाशी वगैरह बनाकर बहुत प्रिसाइज और फाइनेस्ट तरीके से जो इन्होंने स्कल्पचर बनाया, सबसे ज्यादा पीसफुल सोसाइटी वो, सबसे ज्यादा प्रॉस्परस वो,
लोग पढ़े लिखे वहां पर जाता, ठीक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट वहां पर जाता, एंड मंदिरों में जो भर भर कर सोना और ये जो नकाशी और जो सोने की मूर्ति है, एक विष्णु जी की लेटी हुई मूर्ति है हमारे दक्षिण भारत में किसी एक मंदिर के अंदर, वो वर्ल्ड की रिचेस्ट मूर्ति है। अगर उसको ऑब्वियसली बात है कोई बेचेगा तो कभी भी नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस मूर्ति है पूरे वर्ल्ड की वो, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड की मूर्ति, ठीक है। तो ये जो टेम्पल है, ये कौन से टेम्पल की फोटो बगल में आपको दिख रही है, ये है बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल एट थंजावुर। एंड वेयर इज थंजावुर, कौन सी स्टेट, तमिलनाडु, ठीक है। यानी कि दो मंदिर अभी तक आपने कौन से सीखे जो कि एसोसिएटेड है विजयनगर एम्पायर के रूल्स के साथ, एसोसिएटेड, एक बृहदेश्वर टेम्पल इन थंजावुर, दूसरा दूसरा विरूपक्षा टेम्पल, वेयर वेयर वेयर, कर्नाटका, याद रखना। अभी तक दो सीखे आपने, दिमाग में ये लिस्ट बढ़ती चली जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, कृष्णदेव राय की भिड़प किसके साथ अंबर, दक्षिण भारत में जो इनका जो चलता था, इनके रूल को हिलाने की, हाँ गजापति, गजापति कहाँ के रूलर्स हैं, ओडिशा के। बिस्मे बिस्मे का आंसर तो सबसे पहले आया, कितना खुश हो गया बिस्मे, पहली बार मुझे कुछ मेरे ओडिशा का जानने को मिला है। प्राइड वाली बात, सही बात है। और दूसरा, दूसरा किसका बेटा, डेक्कन के सुल्तान। क्या क्या ये दिल्ली सल्तनत वाले सुल्तान है क्या, खिलजी डायनेस्टी से आएगी क्या, ये डेक्कन सुल्तान है वाले, ये नॉर्मल कुछ मुसलमान शासक थे जो कि वहां पर जाके इन्होंने पूरी पूरी डायनेस्टी बना डाली छोटी सी। और चालाक कितने कि नॉर्थ इंडिया के रूलर से नहीं भिड़ रहे हैं, दक्षिण भारत में विजयनगर से भिड़ रहे हैं। ओके, अतिथि कोई भी दिक्कत है यहां तक, आगे बढ़ू मैं, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, चलो। तो सम ऑफ द एरियाज जो कि इस एम्पायर में इनकॉर्पोरेट करे गए थे, वहां पर ना पावरफुल स्टेट्स की डेवलपमेंट होती गई। मतलब ये आपको ये बता रहा है, तब विजयनगर एम्पायर नहीं बना था, दक्षिण भारत की उस धरती पर जहां पर विजयनगर एम्पायर के नामो निशान थे, वहां पर और भी पावरफुल स्टेट्स डेवलप हो चुकी थी। मतलब उस जगह में, उस मिट्टी में एक एनर्जी थी शुरू से ही, जैसे चोलास तमिलनाडु में, होयसालास कर्नाटका में, ठीक है। एंड यहां पर जो भी रूलर्स यहां पर रहे हैं, जो रूलिंग एलिट्स रही हैं, उन्होंने मंदिर वगैरह जो लोग भी बनवाते थे उनको हमेशा सपोर्ट करा है। कभी ये नहीं बोला कि नहीं यहाँ पर मंदिर नहीं बनेगा, हम इतनी बड़ी जो लैंड है उसके लिए दान नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसा रूलर्स ने कुछ नहीं करा। एंड बृहदेश्वर टेम्पल इसी कंटेक्स्ट में बना थंजावुर में, ठीक है। एंड चेनेका शवा टेम्पल एट बेलूर में, वेयर इज बेलूर, वेयर इज बेलूर, कर्नाटका, हाँ। श्रवण बेलगोला कहां पर है, कर्नाटका। किसने श्रवण बेलगोला के अंदर क्या कहते हैं उसको, संलेखना करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य। किसके कहने पर, भद्रबाहु। भद्रबाहु कौन से रिलीजन के साथ एसोसिएटेड था, जैनिज्म। जो रूलर्स थे विजयनगर के, ये अपने आप को बोलते थे रायास, सबका एक कॉमन सरनेम था रायास। मान लो कि शाइनी आपने खड़े हो गया, वहां से आवाज लगाई रायास, ऐसी बात हो गई है, सब चढ़े आए तलवार लेकर, एक साथ सारे निकलेंगे। एंड ये वाली बात ना मजाक की नहीं है, पता है क्या है, मैं आपको बात बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, तो वो मुझे बोलता है कि हमारे गांव में जिस जगह से मैं आता हूँ ना दीपांग, तो वहां पर सबका सरनेम वॉट्स है। मैंने आशमा बताया भी था आपको एक बार, ये वाली बात है ना, मेरे साथ स्कूल में पढ़ा था। तो वहां पर पूरे के पूरे गांव में सबका सरनेम वॉट्स है। तो मैं कहा तुम्हारे तो बहुत बढ़िया रहता होगा, कोई भी लड़ाई हो गई वॉट्स बाहर निकलो, वो सारे निकल आए। तो ऐसा होता है, किसी किसी सोसाइटीज में ना ऐसी परंपरा होती है, कोई कोई ट्राइबल सोसाइटी ये होल्ड करके रखते हैं, कुछ कुछ गांव जो होते हैं उधर ये वाली ट्रेडिशन फॉलो होती है। तो ऐसे ही विजयनगर एम्पायर में भी सबका सरनेम क्या था, रायास, ठीक है। और धीरे धीरे करके ये नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते चले गए। अब अगर इस पूरे चैप्टर के अंदर आप कुछ भी पढ़ने वाले हो, कुछ भी पढ़ने वाले हो, मैं आपको यह भरोसा दिला सकता हूं, दिस इज द movement turning box in your life ever that you will confront anywhere with regard to the discussion of विजयनगर एम्पायर। पूरे विजयनगर एम्पायर की डिस्कशन में अंबर, बाकी सब लोग
ध्यान से सुनो, ये बॉक्स सबसे इंपॉर्टेंट बॉक्स है, इसके आगे मैं जितने भी वेरी लगा दूं ना वो कम होंगे। पूरे का पूरा गेम सिर्फ इसी में छुपा हुआ है। ठीक है, क्या है ये बॉक्स? देखो, एनालिसिस कुछ नहीं है, मतलब बस जानने वाली बात है। क्या विजयनगर एम्पायर के रूलर्स गजापति रूलर्स थे क्या? बताओ। नहीं ना। वो क्या थे? गजापति रूलर्स कौन थे? ओडिशा के लोग। गजापति वर्ड में है गज। गज मतलब, गज मतलब हाथी। हाँ, लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स। ये एक नाम रूलिंग फैमिली को दिया जाता था जो कि बहुत पावरफुल थे ओडिशा के अंदर 15वीं शताब्दी के आसपास। विजयनगर एम्पायर के जो लोग थे, ठीक है, वो डेक्कन सुल्तानों को बोलते थे अश्वपति या लॉर्ड ऑफ द हॉर्सेस। एंड बदले में डेक्कन सुल्तान जो थे वो विजयनगर एम्पायर के लोगों को बोलते थे रायास या फिर नरपति, लॉर्ड ऑफ मैन। यानी कि मैं ये जो कन्फ्लिक्ट है, ध्यान से देखना, ये जो कन्फ्लिक्ट है, सबसे पहले मैंने आपको नर्सरी और केजी के लेवल की बात बताई कि इनका याद रखना कन्फ्लिक्ट चलता था नायक सुल्तान रायास के अंदर। फिर मैंने आपको एक 12th लेवल के बच्चों की बात बताई, विजयनगर एम्पायर, सुल्तान, गजापति रूलर्स। अब चलते हैं पीएचडी लेवल की बात करने। ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट को अब थोड़ा सा और एक स्टैंडर्ड वे में बोलते हैं, दिस इज द फाइनल स्टैंडर्ड। कि अगर कल को क्वेश्चन आएगा सबसे भयंकर लेवल का क्वेश्चन क्या बन सकता है कि विजयनगर एम्पायर के रूलर्स क्या थे। देखो, ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट, वो एक्चुअली चल रहा है नरपति के बीच में, जिनको आप रायास बोल सकते हो। नंबर 2, सॉरी 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 सॉरी, मैं दिल जबान पे वो दिल्ली सुल्तान चढ़ा रहता है, डेक्कन सुल्तान, ब्लंडर करने वाला था अभी मैं। डेक्कन सुल्तान्स, अब इनको क्या नाम दोगे? अब इनको क्या नाम दोगे? अश्वपति। अश्वपति, हॉर्सेस, भांग खाइएगा तुमने भी, ठीक है। उसके फिर उसके बाद तीसरे कौन है? ओडिशा के रूलर्स गजापति। एक लास्ट और जो कि मेरा दिमाग बोलता है, यहां पर लॉर्ड ऑफ करके भी ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट बनाया जा सकता है यूपीएससी के द्वारा। लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स गजापति, मतलब ओडिशा के रूलर्स। लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस के बीच में ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट। एंड तीसरे, इसी को मैं टाके यहां लिख देता हूं, तीसरे कौन? एलिफेंट हो गया, हॉर्सेस हो गया, मैन। मैन कल देखो, मुझे नहीं पता कि कौन सा एग्जाम किस वे में इसको पूछेगा, लेकिन मैंने आपको हर एक एंगल से प्रिपेयर करवा दिया वाला टॉपिक। अब आपकी मर्जी कि आप कितने किस लेवल तक जाके रिवीजन करते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, ये चीज़ है, क्लियर हो गई मैं। यार ये ना लॉर्ड, वही है ना लॉर्ड, आप जिसको बोलते हो वो पति, ये वो वाला पति नहीं है जो दिल्ली में वर्ड यूज होता है। तो आपका एक क्वेश्चन है कि विजयनगर एम्पायर को, जो हमने पहली डिस्कशन में ये बोला था, इट वॉज बोथ अ सिटी एज वेल एज एम्पायर, ये बोला जा रहा है। अब तो आप समझ गए एम्पायर रूलर्स वाली बात है। ये बोला जा रहा है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। गाँव वाँव नहीं था ये, देहातीपन नहीं था यहाँ पर ज़्यादा, ज़्यादा कह रहा हूँ सॉरी, बिल्कुल ही नहीं था। टॉप लेवल की डेवलपमेंट, एंड डेवलपमेंट ज़्यादातर किस फॉर्म में? मंदिर। मंदिर मंदिर के बगल में हमेशा क्या खुलता है? दुकानें। दुकानें जब भी लोगों को क्या मंदिर एक ऐसी जगह है कि वहां पर अगर मुझे ठेका मिल गया दुकान खोलने का, तो कंटिन्यूसली जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक मेरी इनकम बंदी रहेगी फिक्स। अगरबत्ती, बताशे, फूल, मिठाइयाँ, ये तो लोग खरीदेंगे ही कम से कम। हमने बात करी थी अर्पित, याद होगा, अरे बस ठीक है, हमने अर्पित बात करी थी वो अयोध्या में जो ये ठेका मिला है दुकानदारों को, तो लोगों को राहत नहीं मिल गई है, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार नहीं जनरेट हुआ इससे। हमने इकोनॉमिक्स के लेक्चर में बात करी थी इसके बारे में, है ना? फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। तो क्या लोगों को वहां पर राहत नहीं मिलेगी जो दुकानें वगैरह खोल पाएंगे कि नहीं खोल पाएंगे, जो अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे थे? बिल्कुल, बिल्कुल मिलेगी।
तो ये चीज़ है, आप समझ गए अश्विन? हाँ, तो ये जो दुकानें खुलेंगी तो इससे क्या जनरेट होगी? लोगों के पास इकोनॉमी आएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आएगा, धीरे धीरे करते करते सब लोग प्रॉस्परस होंगे। एंड जहां पर सब लोग प्रॉस्परस होते हैं वही सिटी होती है। टूरिज्म भी आएगा, वो भी आएगा। अभी देखो अरे अभी आ रहा है टूरिज्म आ रहा है, 2 मिनट होल्ड कर लो, बस आ ही रहा है। ठीक है, किंग्स एंड ट्रेडर्स कह रही ठीक है। किंग्स एंड ट्रेडर्स। अब उस जमाने में क्या होता था, जो लड़ाई झगड़े होते थे ना दीदी, जैसे इनके बीच में भिड़प चल रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो जो वॉरफेयर के जो मीन्स एंड मेथड्स होंगे ना, वो बेसिकली इस बात पे डिपेंड करेगा कि इनकी इफेक्टिव कैवलरी होनी चाहिए। अब मुझे कोई डिफरेंस बताएगा जरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से? ये इन्फेंट्री क्या होती है? घोड़सवार के जो पैरों पे खड़े होकर लड़ते हैं पैदल, तो क्या बोलते हैं इसको? फुट सोल्जर्स। और दूसरा होता है कैवलरी। कौन से सोल्जर्स? हॉर्स सोल्जर्स। उस जमाने में आप क्या कह सकते हो कि विजयनगर एम्पायर में, आप देखो इसी से प्रॉस्पेरिटी देख लो अशप्रीत, कि लड़ाई के लिए भाई कोई परमानेंट आर्मी वार्मी नहीं रखी हुई है जो पैरों पे चलकर आए, घोड़े पे आएंगे। अब घोड़ों की इनकी टेक्निक सुनो अतिथि, अब घोड़े की इनकी टेक्निक सुनो कि घोड़े देसी वैसी घोड़े नहीं यार। जब पूरी की पूरी आर्मी वॉरफेयर के मीन्स एंड मेथड्स डिपेंड ही जब घोड़ों पे हैं, तो घोड़े ऐसे तो होने चाहिए ना, चेतक की तरह जो हवा से बातें करते हो। नहीं अतिथि? हाँ कि ना? अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब जब भी अच्छी क्वालिटी की बात आती है ना, आज भी हम हिंदुस्तानियों का दिमाग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पे नहीं जाता है। हमें चॉकलेट खानी है स्प्रित, मतलब मान लो कि मेरी कोई बंदी बंदी है, उसको मुझे डेट पे लेकर जाना है, गिफ्ट करनी है कोई चॉकलेट। अब वो मुझे कहे कोई ऐसी चॉकलेट खिलाओ जो मैंने कभी खाई ना हो, मेड इन इंडिया, तो मैं सबसे पहला ऑप्शन काट दूंगा ना मैं अपने दिमाग से, है ना? नहीं, चाइना खाई मर जाएगी वो, कोविड वोविड हो गया पता चला उसे। तो हम लोग हमेशा सोचते हैं बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करवाने की। अब विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स थे वो अरेबियन कंट्रीज से एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज से, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ से ना वो घोड़े इंपोर्ट करते थे। क्यों? विजयनगर एम्पायर ये मानते थे, देखो उनका उनकी ना हमेशा, जैसे हम लोग अपने एक स्टेप बियॉन्ड चलते हैं ना, जैसे ये वाली डिस्कशन हम किसको हराने के लिए कर रहे हैं? जिन्होंने हिस्ट्री में पीएचडी कर रखा और जो यूपीएससी के मेंस में बैठेंगे, हम लोग ऐसी डिस्कशन कर रहे हैं। विजयनगर एम्पायर के रूलर्स भाई ये वाली बात जानते थे, इस टाइम पर दक्षिण भारत में ना गजापति रूलर्स ऐसे हैं, ना ही डेक्कन सुल्तान ऐसे हैं। अब डेक्कन सुल्तानों को पता है, अब कनेक्ट करो इस बात से, अब कनेक्ट करो इस बात से, ये क्यों बोलते थे कि लॉर्ड ऑफ द हॉर्सेस? भैया घुड़सवार इतने बेहतरीन थे ना, और आप तो जानते ही हो मुसलमान शासक आज आज तक जितने भी रहे मध्यकालीन भारत के अंदर, मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, जहां पर भी मुसलमान शासक का नाम आया, ये घुड़सवार बहुत अच्छे होते हैं कि नहीं होते हैं बताओ? होते हैं ना? अब इनको ये डर लगता था कि कल को अगर लड़ाई झगड़े हो गई ना, तो रेस का ही डायलॉग याद है अर्पित? रेस गाड़ी नहीं जीतती, चलाने वाला जीतता है। तो इनको इनको क्या था कि भैया यार हम भी केपेबल हैं, ये भी केपेबल हैं, लेकिन अगर हमारे घोड़े हिंदुस्तानी ही होंगे या फिर उतनी स्टेमिना वाले होंगे जो कि अश्वपति के पास है, डेक्कन सुल्तानों के पास है, लॉर्ड ऑफ द हॉर्सेस के पास है, तो रिजल्ट न्यूट्रल न्यूट्रल निकलेगा। हमें तो विजयनगर एम्पायर के रूलर्स बोलते थे हमें तो एक स्टेप बियॉन्ड रहना ना इनसे। तो एक काम करते हैं, अगर बाइक की रेस हो ही रही है तो मैं हिंदुस्तान में पल्सर क्यों खरीदूं? मैं तो कोई हायाबुसा इंपोर्ट करवाता हूं बाहर से, जापान वगैरह से, जिसका एक नाइट्रो बूस्ट ऑन करूंगा और वो भागती चलेगी, लोगों को देखिएगी भी नहीं कि क्या हवा निकल गई कि बाइक निकल गई। सेम ऐसे ही कि घोड़े शत्रुओं को रणभूमि के अंदर भगा भगा के मारे ना, इसलिए बहुत अच्छी क्वालिटी के हॉर्सेस जो थे वो इंपोर्ट करते थे। अब हॉर्सेस का मतलब ये भी नहीं था कि मेंटेन नहीं करे जाएंगे। आशिमा, अशप्रीत, याद करो, हॉर्सेस को मेंटेन करने के लिए जब अभी नवरात्रि का फेस्टिवल आएगा, अभी नवरात्रों का महानवमी डब्बा अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे, कृष्णदेव राय और बाकी सारे रूलर्स खुद आते थे कि घोड़े की ब्रांडिंग करने, चेक करने। और ये ब्रांडिंग की परंपरा मुझे कोई बता सकता है कि इन्होंने कहां से बोरो करी? जल्दी बताओ, कहां से बोरो करी? डाक सिस्टम किसका सिस्टम था? जल्दी बताओ, कहां का था ये बताओ। डाक सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस करा था? ये भगवान, अलाउद्दीन खिलजी।
खिलजी सल्तनत। तो यानी कि विजयनगर एम्पायर ने जो क्या कहते हैं अतिथि घोड़ों को मेंटेन करने की और बाहर से घोड़े इंपोर्ट करवाना। इंपोर्ट का मतलब समझते हो ना अतिथि, दूसरी कंट्री से आ रहे हैं घोड़े, देसी घोड़े नहीं है ये पूरा इंपोर्ट करवाना और इनके ऊपर मार्क देना। जैसे मतलब मान लो आपने इनके ऊपर मार्क छोड़ दिया अपना सिमी, ठीक है, कि ये सारे के सारे मेरे घोड़े हैं और ये बेटर क्वालिटी के घोड़े हैं ये सारे के सारे, ऐसे करके, ठीक है, आपने मार्क छोड़ दिया। तो आपने गरम गरम लोहा करके या जो भी करके छोटा छोटा ब्रांडिंग इनके ऊपर करवाई। विजयनगर एम्पायर का रूल, एडमिनिस्ट्रेशन, वॉरफेयर एक्टिविटी, इट वॉज वेरी सिमिलर टू दिल्ली सल्तनत रूलर्स। ये याद रखना, ये आपको एनालिसिस कोई नहीं बताने वाला। एंड दिल्ली सल्तनत में से भी मैं बात करूं बहुत प्रिसाइजली तो कौन सी, खिलजी डायनेस्टी। डोंट वरी, इस चैप्टर के अंदर आएगा ये सब कुछ, ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बता रहा हूं, ये सब कुछ टर्म्स आएंगी, लेकिन एडवांस में लेकर चलना, टेक्स्ट पढ़ाने से पहले पहले आपकी साइकोलॉजी को प्रेफर करना वो मेरी जिम्मेदारी है। अब अंकिता, तुम्हें उदय शेट्टी का नाम तो याद ही होगा, है ना? तुम मेरे बल्लू हो जो, है ना? जरा इंट्रोडक्शन दे दो जरा अतिथि को अपना। अतिथि, इसकी एक टांग नकली है, ठीक है? ये हॉकी की बहुत बड़ी खिलाड़ी हुआ करती थी। एक दिन मुझे इसकी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो इसकी हॉकी स्टिक से, इसी की हॉकी स्टिक से इसकी टांग के 4 टुकड़े कर दिए। दिल का बहुत अच्छा हूँ, लेकिन गले लगाया, प्यार करा, पुच्चियाँ दी और समझाया कि तुम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो लंगड़ी टांग वाली यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही है, ठीक है? मैं उदय शेट्टी को एकदम से डिस्कशन में क्यों लेकर आ रहा हूँ अभी बताता हूँ। अब देखो, उदय शेट्टी की जो मैं बात लेकर आया हूँ वो इसलिए लेकर आया हूँ, ये जो ट्रेड था बेसिकली ये अरब ट्रेडर्स के द्वारा कंट्रोल करा जाता था। एंड अरब ट्रेडर्स जब भी शिप के थ्रू, नावों के थ्रू घोड़ों को लेकर आते थे तो वो एक ऐसी जगह से, अच्छा ये घोड़े ये कहां से लेकर आते थे, चलाते चलाते कि समुद्र के रास्ते थे, ये भी बता दो, जल्दी बताओ। है ना? ऐसा आशप्रीत, ऐसे तो नहीं भाग घोड़े भाग, जल्दी जल्दी, थोड़ा सा दूर रह गया है ना? समुद्र के रास्ते से लेकर आते थे। हाँ, अभी समुद्र के रास्ते से जो घोड़े लेकर आए हैं, याद करो जॉगर, नहीं 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 नहीं, अरे बोट पे रख कर आएंगे यार, तुम भी बावले हो रखे हो उन लोगों की तरह, ठीक है? अब हाँ, तो घोड़े बोट या शिप्स पे आते थे, ठीक है? अब क्या होता है दोस्तों, अरब ट्रेडर्स जब इसको लेकर आते थे बहुत संभाल कर लेकर आते थे, लेकिन रास्ते में एक कभी कभार नेगेटिव एक प्रक्रिया हो जाती थी। जल्दी बताओ उस नेगेटिव प्रक्रिया का नाम जिसके बेसिस पर ज्योग्राफी में एक हवाओं का नाम है, जल्दी बताओ। मैं बता चुका हूं मेरी बात काफी बार, है ना? क्या कहते हैं उसको, हॉर्स लैटिट्यूड्स। ये जोन कैसा होता है अतिथि, ध्यान से सुनना, एक जोन होता है हवाओं का, उसको हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। अतिथि कंफ्यूज मत होना कि मतलब ये लोग ये सारी टर्म जानते हैं मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, अभी आपका पहला दिन है, सब जान जाओगे। मैं तो बस ये वाली बात है कि मैं पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री, लेकिन सारी चीज़ों को इंटरकनेक्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है अतिथि? तो दिमाग में प्रेशर मत लाना। तो यहाँ पर हॉर्स लैटिट्यूड का जोन कैसा होता है, यहाँ पर हवाएं कैसी चलती हैं, तेज कि धीरे? यहाँ हवाएं तेज चलती हैं। समुद्र का रास्ता यहां पर कैसा हो जाता है, कैसी बातें कर रहे हो, हवाओं का जोन नहीं होता यहां पर यार। लाइफ ऑफ पाए कितनी बार बोला मैंने देखने को, यहां स्टिल हो जाती है बोट एकदम से समुद्र के बीच में, अब वो आगे मूव नहीं कर नहीं पाती हैं। तेज हवाएं चलेंगी तो गति नहीं बन जाएगी, बताना जरा, है ना? हवाएं चल नहीं पाती यहां पर अच्छे से। हाँ अतिथि, हवाएं चल नहीं पाती अगर अच्छे से, ठीक है, मतलब वजन हो जाता है बोट के अंदर। तो अरब मर्चेंट्स क्या करते थे, अरब ट्रेडर्स क्या करते थे, इन घोड़ों को कहां फेंक देते थे, पानी में। अब अंबर, अब तुम्हारा वाला सीन आएगा यहां पर। अब वो घोड़े पानी के अंदर तैर रहे हैं और उनको बोला तुम लोग इंडिया आ जाना आराम से, ठीक है? अगर पहुंच गए तो खुदा की बरकत, नहीं पहुंचे तो किस्मत में यही लिखा था, ठीक है? तो दुआएं देकर जाऊं कि अगले जन्म में इंसान बन के लौटना और हमारे साथ बोट पे जाना। अब ये जो लोकल कम्युनिटीज थी ना मर्चेंट की, जो उन घोड़ों को रिसीव करती थी, कृष्णदेव राय के एम्पायर के अंदर जो ये लोकल कम्युनिटीज थी मर्चेंट्स की, जो हॉर्स मर्चेंट्स थे, जो विजयनगर एम्पायर में कर्नाटका रीजन में रहते थे, हॉर्स मर्चेंट्स, इनके लिए एक टर्म यूज करी जाती है कुदिराई चेटीज। एंड आगे चलकर यही लोगों ने टर्म जो सरनेम था वो अपना लिया,
शेट्टी, शिल्पा शेट्टी, उदय शेट्टी, सुनील शेट्टी, ये सारे यही हैं शेट्टी। एक्चुअली अगर शेट्टियों का बैकग्राउंड कोई आपसे पूछे ना, ये शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी, वेलकम मूवी की बात करें तो उदय शेट्टी, ये इनका बैकग्राउंड क्या है पूरा का पूरा, तो एक्चुअली बहुत पुराने जो चेट्टीज थे जो कि बाद में जाके शेट्टीज बने, वो हॉर्स मर्चेंट्स थे। उनकी फैमिली ये काम करती थी। अंकिता अब तो नहीं बोलोगे उदय शेट्टी को? तो पानी में खड़े होकर रहते वो पूछता ना कि सर ये लोग कौन थे, वो चले गए, वो कहता जा पूछ कर आ। तो अरब मर्चेंट से वापस आ रहे हैं ना, तो अगर किसी ने पूछा अंकिता, मान लो आपने मुझसे पूछा ये लोग कौन थे सर जो चले गए, मैं भी वही करूंगा आपके साथ, ठीक है। फ्रॉम 1498 दूसरे और भी एक्टर सीन में इमर्ज हुए। ये वो एक्टर नहीं है, अतिथि कंफ्यूज मत होना, है ना, ऋतिक रोशन शाहरुख खान नहीं आए यहाँ पर, ये जनरली और लोगों की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया में और कौन आ गया कैरेक्टर्स। पोर्चुगीज जो कि वेस्टर्न कोस्ट पे आए। पोर्चुगीज कहाँ लैंड हुए थे सबसे पहले बताओ, जल्दी बताओ? गोवा, ठीक है। एंड दे अटेम्प्टेड टू इस्टेब्लिश ट्रेडिंग एंड मिलिट्री स्टेशंस, ताकि इन लोगों का भी फायदा, उन लोगों का भी व्यापार फैले। अच्छा, लास्ट ईस्ट इंडिया कंपनी टू लीव इंडिया, जल्दी बताओ कब कब कब? 1961। ऑपरेशन का नाम इंडियन आर्मी के साथ, ऑपरेशन विजय। वेरी गुड शाइनी, दिस शोज यू आर फ्रॉम मिलिट्री बैकग्राउंड, ठीक है। इनके पास सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, एंड स्पेशली द यूज ऑफ मस्केट्स। इस वजह से ये लोग ना विजयनगर एम्पायर की पॉलिटिक्स में ना काफी ज्यादा उलझ गए थे। टेंगल का मतलब क्या होता है? जैसे रस्सियां नहीं फंस जाती हैं ऐसे ऐसे करके आती थी, जो जिनको उलझ जाती है, सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। विजयनगर एम्पायर के टाइम पर कर्नाटका की पॉलिटिक्स में, उस टाइम पर कर्नाटका वर्ड तो यूज नहीं करेंगे लेकिन आप समझ गए होंगे, जो भी इनका एरिया था, कृष्णा तुंगभद्रा दोआब की पॉलिटिक्स में, राजनीति में पोर्चुगीज का बीच में आ जाना ना एक नया अड़ंगा पैदा कर देता है। ऑलरेडी कौन कौन से अड़ंगा थे? गजपति रूलर्स एंड डेक्कन सुल्तान। बड़ी मुश्किल से विजयनगर रूलर्स उनके साथ जूझ कर अपने आप को एपिक्स पॉइंट पर बना रहे थे, लेकर जा रहे थे, लेकिन इनका बीच में आ जाना ना, इन्होंने गेम खराब कर दिया। लेकिन विजयनगर रूलर्स को अच्छी खासी शिकस्त जो दी पोर्चुगीज ने, वो किस वजह से दी? मिलिट्री टेक्नोलॉजी बहुत सुपीरियर थी उनकी, और मस्केट्स। अब मैं मस्केट्स दिखा देता हूं आपको क्या होता है। ये संदूक देख रहे हो, फ्लिपकार्ट पे मिल रही है, मस्केट। ये है मस्केट। ये, हाँ याद आया अंकिता, हेरा फेरी, बाबूराव का घर पतरा आपते। ये ठीक है, हाँ, बाबूराव वाली स्टाइल वाली, ठीक है। तो इनफैक्ट विजयनगर वॉज ऑल्सो नोटेड फॉर इट्स मार्केट डीलिंग इन मिर्च मसाले, कपड़े, एंड बहुत ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी के प्रीशियस स्टोन। ये स्टोन्स मतलब क्या? पत्थर जैसे। एक एग्जांपल दूं जिसको मैं हमेशा लेता रहता हूं हड़प्पा में, लेपिस लजूली, याद है? सलमान खान जो पत्थर पहनता है, क्या नाम है आती थी, जो ब्रेसलेट पहनता है ना सलमान खान हाथ के अंदर, उसी पत्थर का बना होता है ये लैपिस लजूली। ये होता है वो पत्थर, ठीक है। इस प्रकार के प्रीशियस स्टोन्स जो होते हैं, या फिर आप और भी लेना चाहते हो, वो रेड वाले का नाम क्या होता है? रेड कार्निलाइन। ये वाला पत्थर, रेड स्टोन, ये सब हड़प्पा में सुना होगा आपने, आती थी थोड़ा थोड़ा, है ना। तो ट्रेड वॉज ऑफन रिगार्डेड एज अ स्टेटस सिंबल। मयूर तुम पर गए हैं, मतलब ट्रेडिंग एक स्टेटस सिंबल था इनके लिए, ठीक है। और यहाँ पर ना जो व्यापार होता था, जो ट्रेड होता था, उससे जो भी प्रॉस्पेरिटी आती थी, वो सिटी की प्रॉस्पेरिटी में, वहाँ पर रहने वाली लोगों की प्रॉस्पेरिटी में चार चांद लगाती थी। ज़माना आगे बीतता चला गया और पॉपुलेशन विजयनगर एम्पायर की वेल्दी होती चली गई। अशप्रीत, मिल गया आपका आपका आंसर? ये सिटी और दोनों के दोनों एम्पायर क्यों थे? वेल्दी पॉपुलेशन, ठीक है।
और वहां की पॉपुलेशन ना छोटा मोटा सामान नहीं भाई, एप्पल भी ऐसा चाहिए जिसपे स्टिकर लगाओ। मतलब कहने वाली एक बात है, अब ऐसा मत सोच जाना कि उस जमाने में भी स्टिकर होता था, ठीक है। हम नॉर्मल एप्पल नहीं खाएंगे, मतलब उनका ऐसा था कि दे डिमांडेड हाई वैल्यू एग्जॉटिक गुड्स, स्पेशली प्रीशियस स्टोन्स एंड ज्वेलरी। मतलब शादी हो रही है अगर अर्शप्रीत यहाँ की औरतों की, तो शनि बाजार की ज्वेलरी नहीं पहननी है, तनिष्क की पहननी है। रेवेन्यू जो कि ट्रेड से आता था, वो उसने एम्पायर की प्रॉस्पेरिटी में 4 चांद लगा दिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगले लेक्चर में बात करेंगे इस एम्पायर का उठना, सूर्योदय होना और उसके बाद अस्त हो जाना, ठीक है। वो कैसे हुआ ये भी हम देखेंगे। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।